नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म के बारे में। प्रकार्यवाद को संरचनात्मक प्रकार्यवाद भी कहते हैं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में कि ये बेसिकली किस बारे में बात करता है प्रकार्यवाद। दूसरा, इस प्रकार्यवाद से कौन कौन से नाम जुड़े हुए हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी, इसमें किस प्रकार से सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है, इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम प्रकार्यवाद की बात करें तो प्रकार्यवाद को सिंपल शब्दों में अगर समझना है तो ये समझो कि ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्यों? क्योंकि आप इसको समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत पढ़ रहे हो। तो प्रकार्यवाद एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है जो समाज को एक संयुक्त तंत्र मानता है। मतलब प्रकार्यवादी जो लोग हैं वो समाज को क्या मानते हैं? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें उसके विभिन्न अंग हैं और वो सारे अंग मिल के कार्य करते हैं ताकि समाज की स्थिरता और एकता बनाए रखा जा सके। मतलब ये अगर आपकी सोसाइटी है तो इस सोसाइटी के बहुत सारे अंग हैं या बहुत सारे पार्ट्स हैं सोसाइटी के, और ये जो पार्ट्स हैं वो मिल के काम करते हैं। किसके लिए? ताकि इस सोसाइटी को स्टेबल और यूनाइटेड बनाया जा सके। जैसा कि हमने ऑर्गेनिक एनालॉजी वाली वीडियो में बात करी थी कि समाज की तुलना हर्बर्ट स्पेंसर ने साव्यय से की है। और साव्यय में क्या है कि शरीर रचना जो होती है उसमें पहले स्टार्टिंग में एक सेल होता है और फिर उस सेल से एक पूरी बॉडी निर्मित होती है और इसके विभिन्न अंग होते हैं और वो मिलके काम करते हैं जिससे कि इस बॉडी को चलाया जा सके। ठीक उसी तरह प्रकार्यवादी जो पर्सपेक्टिव है या दृष्टिकोण है वो समाज को एज अ होल देखता है और उसमें क्या देखता है कि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और वो मिलके काम करते हैं जिससे कि समाज की स्थिरता और एकता बनी रहे। और प्रकार्यवादियों का क्या मानना है कि समाज में अगर कोई भी चीज़ पाई जा रही है, चाहे वो रीति रिवाज हो, चाहे वो परंपरा हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो परिवार हो, यहाँ तक कि अपराध भी, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ फंक्शन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उस सोसाइटी को चलाने के लिए। तो इसलिए प्रकार्यवादी किसी भी चीज़ को नकारात्मक रूप में नहीं लेते हैं, वो सकारात्मक लेते हैं और समाज में पाए जाने वाली हर तरह की प्रैक्टिसेस को वो स्वीकार करते हैं। और उनका मानना है हर एक चीज़ का कोई ना कोई विशेष कार्य है। अगर हम बात करें प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है तो वो श्रेय जाता है इमाइल दुर्खिम को। यूपीपीजीटी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे: इमाइल दुर्खिम, अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर। तो आंसर आपका जाएगा इमाइल दुर्खिम। हालांकि समाजशास्त्र में प्रकार की जो अवधारणा है उसका प्रयोग कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में अगस्त काम्टे तथा स्पेंसर द्वारा किया गया था। जैसा कि हमने बात करी हुई थी साव्ययी सिद्धांत में, ऑर्गेनिक एनालॉजी में, कि उन्होंने इस प्रकार की अवधारणा के बारे में बताया था। उस वीडियो में हमने डिटेल में इस चीज़ को जाना था कि किस प्रकार समाज जो है उसकी तुलना हर्बर्ट स्पेंसर ने एक साव्यय से की है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला है कि समाज साव्यय है, उन्होंने बस तुलना की है कि समाज एक साव्यय के रूप में भी आप देख सकते हो अगर समाज को समझना है तो। 19वीं शताब्दी में अगस्त काम्टे ने भी इस पर बात करी हुई है, स्पेंसर ने भी करा हुआ है। बट श्रेय किसको जाता है? वो इमाइल दुर्खिम को। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने प्रकार्यवाद को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रयोग किया था। तो हमने क्या जाना कि प्रकार्यवाद एक दृष्टिकोण है जो समाज को कैसा देखता है या कैसा मानता है, एक संयुक्त तंत्र के रूप में। संयुक्त तंत्र में क्या है? बहुत सारी, संयुक्त मतलब होता है बहुत सारे चीज़ों का मिला जुला सिस्टम। तो संयुक्त तंत्र में क्या है? विभिन्न अंग हैं। अब उस अंग में आप क्या क्या रख सकते हो, क्योंकि आप बॉडी पार्ट्स के बारे में नहीं बात कर रहे हो कि हाथ को रख लिया, पैर को रख लिया, ये सब सारे अंग नहीं। समाज के अंग क्या हैं? जो समाज को चलाते हैं, उसकी संस्थाएं, वहाँ पे पाई जाने वाली परंपराएं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन। तो इन सारी चीज़ों को आप किस में रखते हो? नॉर्म, कस्टम, प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूशन में आप रखते हो रिलीजन को, फैमिली को। तो ये सारे उसके क्या हैं? सोसाइटी के विभिन्न अंग हैं। और सोसाइटी के विभिन्न पार्ट्स के अपने अपने फंक्शन हैं। चूँकि हम सोसाइटी को एक सिस्टम मानते हैं तो सिस्टम में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका प्रॉपरली फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सिस्टम काम करें। फॉर एग्जांपल, आपका कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम में आपका कीबोर्ड है, माउस है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर है, स्पीकर है। ये बिल्कुल अलग अलग कंप्यूटर के अंग के रूप में आप मान सकते हो, पर इनके अपने अपने काम है ना। अगर आपको कुछ टाइप करना है तो आपको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि सीपीयू की। और अगर आपको कोई साउंड से जुड़ी चीज़ों के बारे में जानना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी स्पीकर की। तो ये कंप्यूटर सिस्टम जो आपका है उसके विभिन्न पार्ट्स जो हैं वो मिल के प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। हर पार्ट का अपना एक फंक्शन है
और वो फंक्शन कर रहे हैं तभी वो सिस्टम काम कर रहा है। ठीक उसी तरह सोसाइटी में भी प्रकार्यवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि ये जो समाज है ये इसके विभिन्न अंग हैं। अब चाहे आप उनको संस्थाओं और उन विभिन्न अंगों में आप समूह, संस्था, रीति रिवाज, परंपराएं, लोगों के बीच की अंतःक्रिया, इन सारी बातों को रख सकते हो। और ये सारे अंग क्या करते हैं, अपनी अपनी जगह पे अपना अपना प्रकार्य करते हैं। प्रकार्य को इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं। तो ये जितने भी सोसाइटी के अंग हैं इनके अपने प्रॉपरली फंक्शन करने के कारण ही ये जो सोसाइटी, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। तो जैसा कि हमने अभी बात की, प्रकार्यवाद को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यानी संरचनात्मक प्रकार्यवाद भी कहते हैं। अब संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दृष्टिकोण है ये सामाजिक प्रकार्य और सामाजिक संरचना, इन दोनों के ही बारे में बात करता है। इसे आप ऐसे समझो कि ये है एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में ये इसका बॉडी पार्ट्स है जिसमें हाथ हैं, पैर हैं, सर है, पेट है, पीठ है, बाल, आँख, नाक, ये सारी चीज़ें बॉडी के पार्ट्स में आते हैं। ठीक, तो ये जो इसका शेप है और ये जो इसके पार्ट्स हैं ये सारे मिलके क्या बना रही हैं, इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर। तो इन सारे ही पार्ट्स के जो अपने अपने काम हैं, उनके जो स्पेशल काम है उन्हीं को हम प्रकार्य बोल देते हैं। इस ह्यूमन स्ट्रक्चर की जगह आप सोसाइटी को रखो तो ये आपकी हो गई सोसाइटी, और सोसाइटी मिलके बनती है लोगों के समूह, संगठन, रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, कानून, निषेध, सारी चीज़ों से मिलके आपकी सोसाइटी बनी है। तो ये आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर हो गया और ये विभिन्न पार्ट्स से मिलके बना हुआ है। पर ये जो विभिन्न पार्ट्स हैं इनके अपने अपने काम हैं। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हो कि हर बॉडी पार्ट्स का अपना अपना एक विशिष्ट कार्य है। हाथ का काम हाथ ही करेगा, पैर का काम पैर करेगा, पेट का अपना काम है, और इसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं लाइक लीवर, किडनी, लंग्स, इनके अपने अपने काम हैं। तो समाज में भी क्या होता है कि समाज के जितने भी पार्ट्स हैं उनके जो अलग अलग प्रकार हैं, उन प्रकारों का अध्ययन करना और उसके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना, और इन दोनों का समन्वय मिला के किस तरह सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और ये सोशल सिस्टम कैसे काम करता है, इन सारी बातों को प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से समझा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रकार्यवादी सिद्धांत या संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत से जुड़े हुए लोगों के नाम। तो सबसे पहला नाम है इमानुएल दुर्खीम, फिर है टॉलकट पार्सन्स, रॉबर्ट किंग मर्टन और किंग्सले डेविस एंड मुरे। और इन सभी का मानना था कि सोसाइटी की जो व्यवस्था है, सोशल सिस्टम जो है, वो उस सोसाइटी में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के प्रॉपरली काम करने की वजह से बनी रहती है। और सोसाइटी में जो भी चीज़ें फंक्शन कर रही हैं, जितने भी तत्व हैं, उनका इम्पॉर्टेंट रोल है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में। और वो सारे के सारे तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, जिसके द्वारा ये पूरी व्यवस्था काम कर रही है। इन शॉर्ट, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म फोकस करता है सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे, और जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर जिन एलिमेंट से बना हुआ है उन एलिमेंट्स के फंक्शन पे। एक चीज़ और आप जान लो कि ये जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन है। मतलब ये चीज़ों को व्यापक रूप से देखता है। ये मेनली फोकस करता है सोशल स्ट्रक्चर पे। जब आप किसी इंडिविजुअल या किसी एक व्यक्ति या एक दो व्यक्तियों के बीच के संबंध के बारे में बात करते हो तो वो होता है माइक्रो लेवल। सेकेंड, इंट्रा कम्युनिटी नेटवर्क, यानी कि कम्युनिटी के बारे में जब आप बात करते हो, कुछ लोगों के समूह के बारे में बात करते हो, तो वो आ जाता है मेसो लेवल। और सबसे ऊपर होता है मैक्रो लेवल, यानी कि जब आप कलेक्टिवली किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हो, कलेक्टिव वैल्यू हो, यहाँ पे सोसाइटी इन्वॉल्व हो, नेशन हो, लॉ हो, इकोनॉमी जो होती है वो कभी एक दो व्यक्तियों से रिलेटेड नहीं होती है, वो पूरी सोसाइटी से रिलेटेड होती है। तो मैक्रो लेवल एनालिसिस क्या होता है, बहुत व्यापक रूप से चीज़ों के बारे में अध्ययन करना। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति का क्या इसमें प्रभाव पड़ा, नहीं, पूरी सोसाइटी का इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ा है, या इकोनॉमी के ऊपर नीचे होने से पूरी सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा है। इस तरह से हम मैक्रो लेवल एनालिसिस करते हैं। एक इमेज ये भी है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो, जब आप किसी सेल्फ के बारे में बात कर रहे हो, इंटरेक्शन मतलब दो लोगों के बीच अंतःक्रिया, सोशलाइजेशन की, कोई किसी नए माहौल में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो कैसे सोशलाइजेशन करेगा, या किसी एक इंडिविजुअल का क्या रोल है किसी सोसाइटी में, या किसी ग्रुप का क्या रोल है, वो कैसे किसी सोसाइटी को प्रभावित कर सकती है। तो जहाँ पे छोटे तौर पे आप किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हो सोसाइटी में, या किसी भी चीज़ के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसको स्पेसिफिकली विशिष्ट रूप से अध्ययन कर रहे हो, तो वो आपका हो जाता है माइक्रो। माइक्रो मतलब होता ही सूक्ष्म है, और मैक्रो का मतलब व्यापक या बड़ा। तो जब आप किसी भी चीज़ में
तुलना करते हों। फॉर एग्जाम्पल सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता, जहाँ पे जाति, लिंग, वर्ग, इन सारे आधार पे आप देखते हो भेद। तो एक व्यक्ति में कोई भेद नहीं देख सकते, उसके लिए कुछ लोगों का होना आवश्यक है और उनमें तुलना करना आवश्यक है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। तो सोशल इनइक्वालिटी मैक्रो लेवल एनालिसिस में आ जाती है। सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि सामाजिक संस्थाएं, जिसके बारे में हमने बात ही करी। सामाजिक संस्थाएं एक दो लोगों की बनती नहीं हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और सामाजिक संस्थाएं पूरी सोसाइटी को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बारे में आपको आइडिया है ही। नेक्स्ट है कल्चर यानी कि संस्कृति। अब संस्कृति कोई एक पर्सन नहीं बनाएगा, संस्कृति के लिए एक समूह, समुदाय, संगठन, इनका होना आवश्यक है। तो वहाँ पे एक की बात नहीं हो रही है, बहुत की बात हो रही है। तो वो कौन से लेवल एनालिसिस में आएगा? मैक्रो लेवल एनालिसिस। और मैंने बताया कि सोसाइटी से रिलेटेड हो, जहाँ पे नेशन इन्वॉल्व हो, कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो, वो आपका मैक्रो लेवल एनालिसिस में आ जाएगा। इन शॉर्ट, संरचनात्मक प्रकार्यवाद जो दृष्टिकोण है वो सोसाइटी को व्यापक रूप से देखता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो एक इमेज है, इसको देखने के दो नज़रिए हैं। एक ये कि ये एक ह्यूमन बॉडी का शेप है, संरचना है। दूसरा ये कि इस इमेज में ये दो हाथ हैं, दो पैर हैं, ये सर है, ये पेट है, इसके पीछे पीठ है, इसके आँखें हैं, नाक है, मुंह है। तो जब आप इसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग देख रहे हो तो आप देखते हो माइक्रो लेवल पे। पर जब अगर आप इसको एज अ होल देख रहे हो कि ये एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, तब आप इसको मैक्रो लेवल एनालिसिस करोगे। तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद मैक्रो लेवल पे वो सोसाइटी को देखता है। वो बहुत जो छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ें हैं सोसाइटी में, उस पर जोर नहीं देता। वो एक मोटा मोटा सोसाइटी की व्यवस्था चल कैसे रही है ऐसे देखता है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।